ये अगला टॉपिक हमारा कौन सा है? इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स, अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय। ये बहुत ज़रूरी है। मतलब कहने का है ये वो टॉपिक है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिनके हेडक्वार्टर्स बहुत बार पूछे जाते हैं। देखिए ये इसलिए टॉपिक ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हमारे देश में एकमात्र आप जानते हैं कि इंटरनेशनल हेडक्वार्टर की बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन का कोई हो तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, बस एक जिसको गुरुग्राम कहा जाता है। और हमने बताया आपको कि कोई भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनसे आपसे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये बताइएगा कि उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है। तो हमको बहुत ज़रूरी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपका हो जाता है कि कौन से साल में उसकी स्थापना हुई थी, ये भी ज़रूरी है। जैसे मैं आपको इसकी स्थापना बताता हूँ हर बार, 2015 याद रखिएगा। वैसे ही आपसे बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे इसमें बहुत डिटेल्ड में। और ये आप बिलीव करें कि ये टॉपिक बहुत बार एग्जाम्स में आ रहा है और लगातार यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मैंने वो ऑर्गेनाइजेशन भी रखी हैं जिनके कम चांसेस रहते हैं, बट वो आए हैं और हमसे गलत हो गए। हम क्या करते हैं, बड़े बड़े चीज़ों को याद कर लेते हैं, वो सबसे ज़्यादा दिक्कत करता है। तीसरा पॉइंट जो मैंने इसके अंदर ऐड कर रखा है वो है सबसे ज़रूरी, कि हर एक जगह में स्पेसिफिक कोई जो जगह है वहाँ पर जितने सारे हेडक्वार्टर उनको एक ही जगह कंपाइल करके रख दिया। जैसे आपको दिख रहा होगा जेनेवा में जितने हेडक्वार्टर हैं, हम क्या करते हैं अलग अलग तरीके से याद करते हैं कि पहले हम रेड क्रॉस का याद कर रहे हैं, ठीक है, फिर हम रेड क्रॉस के बाद हम यूनाइटेड नेशंस का याद कर रहे हैं। अब इस रेड क्रॉस का आपका जेनेवा में और यहाँ पर हम जा रहे हैं आपके न्यूयॉर्क में, तो दोनों अंतर हो जाते हैं। फिर अगला कोई आएगा तो उसमें बहुत ज़्यादा मिसमैच हो जाते हैं। सीक्वेंस बना के रखेंगे तो ही हमारे लिए वैल्यूबल रहता है, जैसे मैंने आपको वोकेबलरी टाइप में बताया था। तो मैं सारे आपको इसमें डिस्कस करके बताता हूँ। तो पहले स्टार्टिंग से देखते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो हमारा है स्विट्जरलैंड, जो आ जाता है आपका जेनेवा में, सबसे ज़्यादा आपके हेडक्वार्टर पाए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं स्विट्जरलैंड के बारे में। स्विट्जरलैंड को आप सभी जानते हैं कि यूरोप का खेल का मैदान भी कहते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछेंगे यूरोप फील्ड नाम किसका है, ग्राउंड ग्राउंड बोलेंगे या यूरोप से ग्राउंड, तो आप याद रखिएगा इसको कहते हैं आपका स्विट्जरलैंड का पहला पॉइंट। अगर आपसे बोलेंगे कि भारत का स्विट्जरलैंड किसको कहते हैं, तो ऑब्वियसली आप सभी जानते हैं कश्मीर को। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, बट अब हम चलते हैं यहाँ पर। एक चीज़ और बता दूं, आपके रोजर फेडरर जो है वो भी आपके स्विट्जरलैंड के, तो ये भी क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पहला हम टॉपिक देख लेते हैं जो है हमारा यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको ऐसे भी लिख दिया जाता है कि आप बताइए इसकी फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल, ठीक है। ये पहला पॉइंट है। सबसे पहली बात क्या आएगा, इसकी फुल फॉर्म रख दी जाएगी। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इसमें बहुत ज़्यादा मिसमैच हो जाता है। एक होता है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, ठीक है। तो यहाँ पर भी दिक्कत हो जाता है, ये HCR हो जाता है, यहाँ पर HRC हो जाता है। तो ये भी चीज़ हमको बहुत ज़्यादा बारीकी से समझने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम बात करें यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल, तो इसका क्या हो जाएगा, हेडक्वार्टर है जेनेवा में। मैं आपको एक छोटा सा इसको याद करने का तरीका ही बता दूं, क्योंकि इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको याद करना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो देखिए जैसे ही जेनेवा आ रहा है ना, तो बस आप एक वर्ड को याद रखेंगे। ज़्यादातर मैं आपको इतने ऑर्गेनाइजेशन है यहीं पर आपको क्लियर कर दूंगा। अच्छा, कई लोगों ने मुझसे बोला था कि आप क्विज भी लगा दीजिए इसमें एप्लीकेशन पे, जिससे हमारा रिवीजन भी हो जाए। तो उसमें मैं जल्दी वर्क करूंगा, थोड़ा सा भी टाइम की कमी के कारण नहीं हो पा रहा है। आप बस लेक्चर देखते रहिए। मेरा मानना है कि अगर आप लेक्चर भी खत्म कर देंगे तो आपको फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन सब क्विज वगैरह की। मैं एक कोशिश करूंगा इस एप्लीकेशन पर ही एक डेली बेसिस में एक टेस्ट लगा दे रखूंगा कि जिससे आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। बाकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कंटेंट में इस तरीके से देता हूँ कि उसी समय याद हो जाता है। हम बात कर रहे थे यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में। तो पहले पॉइंट याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि इसकी स्थापना कब होती है। तो इसकी स्थापना बहुत बार पूछी गई है, तो याद रखिएगा पहला 2006, ठीक है। तो हमने इसको डिस्कस कर लिया, 2006 में होती है। और आपसे डेट भी पूछी जा सकती है, तो डेट के साथ याद रख लीजिएगा 15 मार्च को इसकी स्थापना होती है, 15 मार्च 2006 को। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल पहला पॉइंट हो गया। अच्छा चलिए, ये तो हो गया यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में। क्या हमारे देश में भी कोई ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में है? क्योंकि आपने कई बार ये नाम सुना होगा कि ह्यूमन राइट काउंसिल वाले आ जाते हैं। देखिए इसके दो एस्पेक्ट देख सकते हैं, दो पॉइंट होते हैं। ये कई जगह एक अच्छे जगह में भी, खासकर ये देखिए जो यूज़ हो रहा है यूनाइटेड नेशंस का कोई भी हो या हमारे देश में बात करें, ह्यूमन राइट काउंसिल एक अच्छी चीज़ है। मतलब लोगों के मानवाधिकार के बारे में, अगर किसी इंसान के साथ उसके जो अधिकारों को हनन किया जा रहा है तो ये कमिटी पे जा सकते हैं। और ये उनके लिए एक तरीके से आप कह सकते हैं कि केस लड़ती है, उनके अधिकारों की बात उठाती है, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया, अगर आपसे पूछा जाता है तो इतना तो हमको होता ही पता। तो पहला तो हमको टॉपिक हो गया क्लियर, 2006 में इसकी स्थापना है 15 मार्च के साथ। अगर डिटेल में चले जाएगा तो डेट भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, क्योंकि बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है भारत का, वो वर्ल्ड का अगर हम देखें।
हमारे देश में भी स्टैब्लिश किया गया था, जिसको कहते हैं नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल, NHRC। इसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा। तो इसकी स्थापना होती है 1993। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। अच्छा, एक चीज़ मैं पहले बाद में बताऊंगा इसको। मैंने आपको बोला है कि मैंने जिनेवा को एक वर्ड को डिनोट करके रखूंगा, जिससे हम ज़्यादातर अपने ऑर्गेनाइजेशन को याद रखने में आसानी रहेगी। जैसे आपका हो जाता है जेनेवा, इसको ऐसे हिंदी में लिखेंगे, जेनेवा हो जाएगा आपका। तो देखिए, जेनेवा को अगर आप ये समझ लीजिए जान, बस इससे ज़्यादा नहीं समझना। जान मतलब हमारी जो लाइफ होती है, इससे आप इसको रिलेट करके याद रखिएगा, बस और कुछ नहीं देखना। अब मैं आपको कुछ उसमें से रिलेट करके दिखाऊंगा जो आपसे आसानी से हो जाएंगे। अब हम बात कर रहे थे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में। 15 मार्च 2006 को स्थापना होती है। मैंने बोला जैसे आपके दिमाग में आ रहा है यूनाइटेड नेशंस के बारे में, तो हमारे देश में भी ऑब्वियसली होगा कोई ऐसा कि अगर ह्यूमन राइट काउंसिल के हिसाब से अगर कोई मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है किसी व्यक्ति का, तो उसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं। तो इसकी स्थापना होती है 1993 में, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको जरूर याद रखना है हमारा कि स्थापना इसकी कब हुई, 1993 में। और एक और याद करने का मैं तरीका थोड़ा सा बताऊं, मुझे बहुत कन्फ्यूजन होती थी इन दोनों के सन में, क्योंकि सन बहुत पूछे जाते हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूँ स्टैटिक जीके का। ये किसका सबसे बड़ा कमजोर पॉइंट हो जाता है बच्चों के लिए कि ये छोड़ देते हैं लोग। याद रखिएगा, हमारे देश में सबसे पहले ये बात की गई कि हम मानव अधिकारों के बारे में बात करेंगे, तो हम 1993 में हम समझ लेंगे, मतलब इससे पहले हुई थी। तो दोनों को बस याद रखिएगा। कई बार क्या होता है, हम इसको 2006 लगा देते हैं और उसको 1993। हमारे देश में पहले बात कर दी गई थी कि हम मानवाधिकार के बारे में कोई बात करेंगे और ये ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। तो हो गया हमारा नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल, जो 1993 में होता है इसकी स्थापना, और उसकी होती है 2006 में। अब मैंने बोला जेनेवा, जेनेवा क्या होता है, जान, मतलब हमारे लिए बहुत ज़रूरी, हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा अजीज है हमारे लिए। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे। देखिए, ह्यूमन राइट काउंसिल, एक इंसान के जो राइट है वो उसकी जान के बराबर होते हैं। अगर उसके सारे अधिकार ही आप छोड़ देंगे या उनसे छीन लेंगे, तो उनकी जान, मतलब समझ लीजिए उनकी लाइफ ही खत्म है। तो इसको इससे रिलेट कर सकते हैं। तो मैंने ये पॉइंट भी आपको क्लियर कर दिया। अगर आपसे पूछा जाएगा कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये पॉइंट क्लियर हो गया मेरे हिसाब से। जान को मैंने इससे रिलेट कर दिया है। अब देखिए, अगला देख लेते हैं, जिसको कहते हैं फीफा। इसको देखना भी ज़रूरी है। आपसे पूछा जाएगा कि फीफा के बारे में पहला पॉइंट, तो इसके बारे में याद रखिएगा, इस्टेब्लिशमेंट बहुत बार पूछी जाती है। तो क्या कहते हैं इसको, फुटबॉल को याद रखिएगा, फुटबॉल का फेडरेशन है ये, या फुटबॉल को रेगुलेट करने वाली बॉडी है ये फीफा, ये हम सब जानते हैं। इसकी स्थापना कई बार पूछी जाती है, तो याद रखिएगा 1904 में, और ये कई बार पूछी गई है। तो ये पहला पॉइंट तो हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। 1904 में इसकी स्थापना होती है, ज्यूरिक में है, और ज्यूरिक आपका कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में ही पड़ता है। आप समझ सकते हैं स्विट्जरलैंड में क्यों इतने सारे आपको ऑर्गेनाइजेशन दिखेंगे। मैंने आपको बताया था लॉजेन, ठीक है, लॉजेन के बारे में आपको बताया था कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर बताया था। बहुत सारे हेडक्वार्टर मैंने आपको यहाँ पे बताए थे लॉजेन में, वो अलग पॉइंट है। जब मैंने आपको स्पोर्ट्स का बताया था, तो आप सभी को याद होगा, मैंने इतने सारे टेबल टेनिस वगैरह, वेट लिफ्टिंग वगैरह के सभी के हेडक्वार्टर आपको लॉजेन में बताए थे। तो इसलिए स्विट्जरलैंड बहुत ज़रूरी हो जाता है, इसलिए मैंने इसको सेपरेट रखा है। अच्छा, फीफा को रेगुलेट करने वाली बॉडी आपकी, सॉरी, फुटबॉल को रेगुलेट करने वाली बॉडी आपकी फीफा है। अगर देखिए आपसे पूछा जाता है कि ज्यूरिक, अच्छा इसको हिंदी में भी लिख देता हूँ, कई लोग कहते हैं कि हिंदी में नहीं लिखा, ज्यूरिक, तो ऐसे याद रखिएगा। बस आपको कोई इसमें ट्रिक बनाने की ज़रूरत नहीं, पहला पॉइंट में क्लियर कर दूँ। अब मैंने एक चीज़ पॉइंट बताई थी आपको, जैसे जैसे कुछ होती है आपको उनको आपस में रिलेट करने की कोशिश करनी, क्योंकि आपसे सन बहुत पूछे जाते हैं कि कौन से ईयर में स्टैब्लिश किए गए हैं। तो फीफा आपका 1904 हो गया, बहुत सिंपल पॉइंट है, राइट। अगर आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए कि, मैंने आपको कई बार बताया कि जब हम फीफा की बात करते हैं तो आईसीसी तुरंत दिमाग में आना चाहिए आपके। तो आईसीसी की स्थापना कब होती है, 1909 में। 5 साल आगे बढ़ा दीजिए, कहानी खत्म। हेडक्वार्टर कहाँ पर इसका, दुबई में होगा। मैंने इस इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स में इसको शामिल जरूर किया होगा, बट हम अभी इस समय रिलेट करने की बात कर रहे हैं, आगे तो ऑटोमेटिकली आपका रिवीजन में आ जाएगा। दुबई में है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर आईसीसी का। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसकी फुल फॉर्म है, और आप सभी जानते हैं क्रिकेट को रेगुलेट करने वाली सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ये है। अच्छा, अगर हमारे देश की बात करेंगे तो बीसीसीआई है, और बीसीसीआई को आप सभी जानते हैं कि सबसे महंगा बोर्ड है, अगर हम बात करेंगे उस पॉइंट ऑफ व्यू से बीसीसीआई के बारे में, ठीक है। इसकी स्थापना कई बार पूछी जाती है, तो याद रखिएगा 1928 में, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। अच्छा, एक जगह मैंने आपको बोला था इंडियन ओलंपिक कमेटी के बारे में, ये तो आप जानते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर लॉजेन में है, जो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन करा था, लॉजेन स्विट्जरलैंड में, पहला पॉइंट, ठीक है। ये तो हम पहले मेंशन कर चुके हैं। इसको कई लोग बोलते हैं लोसाने, लोसाने नहीं है, लॉजेन बोलते हैं उसको। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्टैब्लिशमेंट मैंने आपको बताई थी 1894 में होती है। इसके 2 साल बाद हमने ओलंपिक कमेटी के बाद हमने देखा था कि 96 में, 1896 1896 में पहली बार ओलंपिक गेम होते हैं।
तो मतलब 2 साल पहले इसकी स्टैब्लिशमेंट हो जाती है। ठीक है, हम बात कर रहे थे कि आपसे पूछा जाएगा, ये तो हो गया इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति कहा जाएगा इसको। बट अगर आपसे पूछा जाता है कि इंडियन ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब होती है, तो याद रखिएगा 1924 में होती है। अब देखिए इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन पॉइंट कैसा होता है मैं आपको बताऊं। आपके एग्जाम में आएगा अगर इंडियन ओलंपिक कमेटी, तो याद रखिएगा उसको डायरेक्टली 1924 लगाना है। बट अगर आपके आ जाएगा सामने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ये चीज़ आपको याद रखना है, इंडियन ठीक है ओलंपिक, अगर आपसे पूछा जाएगा इसमें ओलंपिक एसोसिएशन, तो इसको याद रखिएगा, ये है आपका 1927 में। ये मस्ट है, इसको जरूर याद रखना है। और आज के एग्जाम में ज़्यादातर ये आता है, ये बहुत कम आता है कि इंडियन ओलंपिक कमेटी कहाँ है। उसकी स्थापना 1924 है, इसकी स्थापना 1927, तो इसको साथ में रिलेट करके याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मैंने उस समय आपको इंडियन ओलंपिक कमेटी के बारे में बताया था, ये मैंने आपको मैंशन नहीं करा था। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैंने आपको रिलेट करा दी, ऐसे रिलेट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसको पहले इरेज कर लेते हैं, मैं फिर आपको नेक्स्ट पॉइंट बात करता हूँ। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। मैंने आपको बताया था इसको कैसे लिखते हैं, यूनाइटेड नेशंस HCR। ठीक है, और आप सभी जानते हैं क्या है रिफ्यूजीज पे उनको कैसे उनकी लाइफ हो, क्योंकि आप जानते हैं विश्व में बहुत सी, अभी हमें हाल ही में, हमने पहले तो इन चीज़ों के हम जानते नहीं थे, पर हाल ही में ऐसी कई घटनाएं हुई जिससे हमको समझ में आ गया कि रिफ्यूजी का मतलब क्या होता है। जैसा आपने एग्जाम्पल देखा था यूक्रेन में, अभी आपने एग्जाम्पल देखा था अफगानिस्तान में, जब तालिबान सरकार आ जाती है तो वहाँ पे लोग नहीं रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वो उस तरीके का एक तरीके से कानून पसंद नहीं करेंगे। या जैसे युद्ध क्षेत्र में भागना पड़ गया था यूक्रेन के लोगों को, पोलैंड वगैरह में, तो उनको शरणार्थी हो गए, रिफ्यूजी मतलब शरणार्थी, उस देश से, अपने देश से उनको बाहर जाना पड़ रहा है किसी मजबूरी से। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, सीरिया भी आपने एग्जाम्पल देखा होगा। तो इसी कारण ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, क्योंकि इनके अधिकारों का भी तो ज़रूरत है ना, क्योंकि दूसरा कंट्री तो उतने अधिकार नहीं देगा। जैसे आज के टाइम पे आप देखेंगे हमारे यहाँ भी रिफ्यूजीज हैं, बट हमने इतना उतनी उनको कह सकते हैं अधिकार नहीं है जितने एक इंडियन को है। और ये पॉसिबल भी है, देखिए हर कंट्री के पास एक लिमिटेड सोर्सेज है, अगर वो हर किसी तरीके से रिफ्यूजी को एक्सेप्ट करते रहेंगे तो दिक्कतें आ जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए ही इस इस्टेब्लिशमेंट की गई है इसकी, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी की, जिसको मैंने आपको बहुत डिटेल में आपको बता दिया। ठीक है, आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा। तो ये याद रखिएगा कि जेनेवा, अब मैंने आपको बताया था जेनेवा जैसे आ रहा है तो आप रिलेट रखिएगा जान से। ठीक है, जेनेवा मैंने आपको बताया जान मतलब हमारी लाइफ। अब जान तो उन लोगों को प्यारी है तभी तो छोड़ के भाग रहे हैं। अफगानिस्तान में क्या आपने देखा था, रिफ्यूजियों ने भागे वहां से क्योंकि उनको अपनी जान प्यारी थी, उनको लगा हम यहाँ नहीं रह सकते। दूसरा, यूक्रेन में बॉम्बिंग हो रही थी तो उनको भागना पड़ा। रिफ्यूजी आदमी क्यों बनता है, जब उसको लगता है कि मेरी यहाँ जान सेफ नहीं है, तो इसलिए। तो ये दूसरा पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। अगला बात करते हैं जिसको कहते हैं वर्ल्ड वाइड फंड। ठीक है, एक जगह मैंने आपको बताया था वर्ल्ड वाइड फंड। ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड, ये दोनों को बताया था। आप इसको इसी का रूप समझ लीजिए, बट इसको यही पढ़ा जाता है। मैंने आपको कहीं वहाँ अगर वाइल्ड बोला होगा तो थोड़ा आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। वर्ल्ड वाइड फंड कहा जाता है, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है WWF। आपको मैंने बताया था WWF, इसको पूरा कहते हैं वर्ल्ड वाइड फंड फॉर, आपका किसके लिए, फॉर नेचर। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था नेचर के लिए। एक मैंने आपको IUCN भी बताया था। ठीक है, ये तो आपको मैंने पहले मेंशन कर दिया था। बट आपसे हेडक्वार्टर बहुत पूछा जाता है कि WWF का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो याद रखिएगा ग्लैंड में। और ग्लैंड कहाँ पड़ता है आपका, स्विट्जरलैंड में ही पड़ता है। तो ये चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है। अच्छा, इसका इस्टेब्लिशमेंट भी पूछा जा सकता है आपसे, तो 1961 में इसकी स्थापना होती है। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। देखिए मैं आपको एक दो बता दूं, जैसे हमारे अर्जुन अवार्ड की स्थापना भी यहीं पर होती है। एक मैं आपको और बता दूं, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, 1961 में एक और की स्थापना होती है जिसको कहते हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट, या कहेंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसकी स्थापना जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। तो ये हमारा ही तरीके से एक है, मैं इसको आगे डिस्कस करूंगा। तो इसकी स्थापना मैं बता रहा हूँ रिलेट करने की। एक अर्जुन अवार्ड हो गया और एक आपका ये हो गया। तो ये दोनों की भी स्थापना किस समय होती है, इसी समय। आगे बात करते हैं, याद रखिएगा ग्लैंड में है इसका हेडक्वार्टर। अगला है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको कहेंगे विश्व अर्थशास्त्र फोरम को शायद मेरे हिसाब से मंच कहा जाता है। ठीक है, वैसे मैं हमेशा बोलता हूँ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो आप इनको इंग्लिश में ही याद रखें, हिंदी मीडियम के हो चाहे ना हो, इतना आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो आप अगर शुद्ध हिंदी में जाएंगे तो बहुत फंस जाएंगे। इसलिए मैंने सभी को इंग्लिश में ही रखा है। मैं जानता हूँ कि कंटेंट बाइलिंगुअल है, बट इतने हिंदी मीडियम वालों में समझता हूँ कि इतने अवेयरनेस उनके अंदर होती है। हिंदी मीडियम वाला ज़्यादा हार्ड वर्किंग होता है और ज़्यादा अवेयरनेस रखता है,
इंग्लिश मीडियम वाला एक ही मीडियम में रहता है, वो हिंदी मीडियम नहीं समझ सकता, पर वो क्या होते हैं, कह सकते हैं ऑलराउंडर। तो इसलिए मैं बोलूँगा आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हिंदी में याद रखें, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा फंस जाएंगे। तो इंग्लिश में उसको याद करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कॉलोनी में। इसको कॉलोनी पढ़ा जाता है, जी इसमें साइलेंट होता है। इसकी स्थापना बहुत बार पूछी गई है, तो इसकी स्थापना होती है 1971 में, जब हमारे साथ वॉर हुआ था पाकिस्तान का, 1971 का। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि स्थापना कब हुई, 1971, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कॉलोनी, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और आपने कई बार सुना होगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक तरीके से चल रही है, कार्यक्रम चल रहा है या इसके समिट हो रहे हैं, तो आपने कई बार स्विट्जरलैंड सुना होगा आपने अगर करंट वगैरह पढ़ते हैं। अगला बात करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। तो ये इसका कहाँ पर है? पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर मैं बात करता हूँ। अगला है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाते हैं, प्रवासी बन जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो याद रखिएगा ग्रैंड सेकोनेक्स, ठीक है। और ये आज तक मैं आपको बता दूं, एसएससी में मैंने नहीं देखा, ना मैंने आपके आरआरबी के किसी एग्जाम में देखा। इसका मतलब क्यों मैं रख रहा हूँ इसके अंदर, क्योंकि एक बार ये यूपी पीसीएस के एग्जाम में आया है, और मैं हमेशा आपको बोलता आया हूँ कि ये एग्जाम्स के लिए भी आपके लिए ज़रूरी है। हम एडवांस लेवल ज़रूर रखें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है ये हमारे हिसाब से। तो ये ग्रैंड आपका कहाँ पड़ता है? यहीं पर पड़ता है आपका, ठीक है। ग्लैंड नहीं, ये याद रखिएगा, ग्रैंड है। आगे बात करते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। मैं आपको बता चुका हूँ, IUCN, यही थी आपके, आपसे पूछा है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो IUCN का हेडक्वार्टर है ग्लैंड में, और ग्लैंड आपका कहाँ पर पड़ता है? यहीं पर। दोनों चीज़ों को साथ में याद रखिएगा। जैसे मैंने आपको बताया आपका नेचर से रिलेटेड था, क्या था? वर्ल्ड वाइड फंड, ठीक है। ये भी आपका नेचर से तो संबंध था इसका, ऑफ नेचर हम इसमें पूरा इंक्लूड कर दें तो। और दूसरा क्या? IUCN, जिसको कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, मतलब नेचर से इसका भी संबंध है। तो ये भी दोनों का हेडक्वार्टर एक ही जगह कहाँ पर हो जाएगा? ग्लैंड में। अब ग्लैंड को कोई ट्रिक बना लीजिए कि दोनों से आप याद रख लें, बट मैं कोशिश करूंगा आपको ये बोलूंगा कि आप इन दोनों को साथ में याद रखने की कोशिश करें। एक भी याद हो गया दिमाग में तो दूसरा हो जाएगा ऑटोमेटिक। आगे बात करते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसके बारे में बता चुका हूँ, 1894 में इसकी स्थापना होती है, और इसका हेडक्वार्टर है लॉजेन, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो ये पॉइंट भी मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ये भी याद रखिएगा, इसका भी हेडक्वार्टर आपको यहीं पे मिलेगा, ठीक है, स्विट्जरलैंड में। आगे बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, तो कहाँ पर होगा? इसका हेडक्वार्टर भी आपको जेनेवा में ही देखने को मिलेगा। अब मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जेनेवा से आपको जान याद रखना है। और देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कोई रिस्क जो होते हैं, आपका डिजास्टर जब बनेगा तो आने का डिजास्टर से आपको क्या इसमें फ़र्क पड़ेगा? आपकी लाइफ में फ़र्क पड़ेगा, आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। तो जेनेवा में ही इसलिए इसको याद रखिएगा, हमारी जान भी जा सकती है डिजास्टर से, तो इसका हेडक्वार्टर आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर होता है जेनेवा में, ठीक है। मैंने आपको फिर यहाँ पर रिलेट करके बताया था, जो हमारे श्रमिक है, लेबर क्या होता है? हमारे श्रमिक ही तो होते हैं। तो जो श्रमिक होते हैं वो अपनी पूरी जान से मेहनत करते हैं, तब उनको 1-1 रुपया मिलता है। धूप में काम करते हैं, बारिश में काम करते हैं, ठंड में काम करते हैं, तो क्या हो जाएगा? लेबर, मेहनत करते हैं, जान लगा देते हैं, तो इनका भी आप याद रखिएगा, यहीं से जेनेवा हो जाएगा। इसकी स्थापना बहुत बार पूछी गई है, तो याद रखिएगा इतनी ही में इसकी स्थापना होती है। और मैंने आपको 1919 का बताया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है इस समय। अफगानिस्तान आज़ाद करता है इस समय अपने आप को, अफगानिस्तान। इसकी स्थापना वर्ष भी आपसे पूछे जा सकती है, क्या आज़ादी कब हुई थी इसकी, अफगानिस्तान की? क्या बोला मैंने? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्टैब्लिशमेंट होती है 1919 में। और आपकी डेट बोलूँ तो वर्ल्ड लेबर डे पूछा जाएगा तो 1 मई याद रखेगा, तो 1 मई 1919 में इसकी स्टैब्लिशमेंट होती है। और मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है ILO, ये एकमात्र ऐसा संस्था है जो बहुत पुराना है और आज के टाइम पे भी काम कर रहा है। नहीं तो आपके जितने देखेंगे आप, सारे खत्म हो चुके हैं। आगे बात करें, और मैं बता चुका हूँ लीग ऑफ नेशन के बारे में, तो उसको जरूर पढ़ लेगा, ठीक है। आगे चले, आगे चलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्या बताया था मैंने आपको? 7 अप्रैल, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ डे हम ये इसलिए मनाते हैं। 1948, आपको डेट के साथ याद रखना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948, इसलिए हम वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं याद रखने में, क्योंकि हम शुरुआत से इसी को पढ़ते आ रहे हैं, तो इसलिए इसको इरेज कर लेते हैं। और मैंने आपको बता दिया, हेल्थ, हेल्थ हमारी क्या है? जान ही तो है हमारी। अगर शरीर में हमारे हेल्थ ही एक अच्छी तरीके से नहीं काम कर रही है, तो हमारी जान जाने की कभी हो सकते हैं कंडीशन। तो वर्ल्ड
हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर पड़ेगा? जेनेवा में। तो हमने कौन कौन से याद कर लिए, पहले इसको देख लेंगे, फिर मैं आपको दोबारा रिवाइज करा दूंगा इसी पॉइंट से। फिर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हो गया क्लियर हमारा। फिर है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब मौसम विज्ञान से संबंधित है, ठीक है। और मौसम आप समझ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज आपने सुना होगा, मौसम चेंज हो रहा है हमारा और जलवायु हमारी परिवर्तन हो रही है, और उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली हम पे कहाँ पर पड़ रहा है? हमारी जान पे ही तो फर्क पड़ रहा है। कैसे हो रहा है? देखिए, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उससे हमारे, आप जान रहे हैं कि जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, जो एक तरीके से ओजोन लेयर है उसका क्षरण हो रहा है, उसका समाप्ति की तरफ जा रही है, और जितना खत्म होगा तो हमारी जान चलती चली जाएगी। या आप सभी जानते हैं, या तो कई जगह एक तरीके से बाढ़ हो रही है, कई जगह ठंड बहुत पड़ रही है, एक जगह कहीं गर्मी पड़ रही है, तो सारा हमारे जान पे ही तो फर्क पड़ रहा है। तो मेट्रोलॉजिकल मतलब अब मौसम का फर्क हमारे शरीर में पड़ रहा है। तो जेनेवा हो गया, इसका भी याद रखिएगा इसी तरीके से। हमें कोई कहानी या पोएम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एक एक पॉइंट याद रखिएगा, आप इजीली कर लेंगे, ठीक है मेरे हिसाब से। अगली बात कर लेते हैं रेड क्रॉस, इसकी स्थापना कई बार पूछी जाती है, तो रेड क्रॉस के बारे में याद रखिएगा, 1863 में होती है। देखिए, मेरे को अभी याद आ रहा है, शायद मैंने एक लेक्चर में अपना गलत पॉइंट बता दिया था आपको, कि मैंने बोला था रेड क्रॉस की स्थापना जब हुई थी तो हमारे सुभाष चंद्र बोस की भी जन्म हुआ था, तो गलत है। सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म हुआ था, उनका डेट ऑफ बर्थ याद रख सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ी पर्सनैलिटी रहे, उनका याद रखिएगा 23 जनवरी। तो मैं आपको बता चुका था पराक्रम दिवस हम इसलिए मनाते हैं, बट इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 1897, इस समय उनका जन्म होता है। मैंने आपको 1863 बता दिया था, उसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, वो गलत हो जाएगा। 1897 1897 में उनका जन्म होता है, तो बहुत बड़ी शख्सियत है। आगे बात कर लेते हैं कुछ और इसके बारे में। फिर होता है अंकटाड, इसको ऐसे पढ़ते हैं अंकटाड, अंकटाड ऐसे। आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि अंकटाड का फुल फॉर्म क्या है, और ये रेलवेज का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जिसको कहते हैं, बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसको कहेंगे यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। फिर बता रहा हूँ, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, और ये इसकी स्थापना नहीं याद रखने की जरूरत है। मैं स्थापना उन्हीं की आपको बताऊंगा जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, उनको ही याद रखिएगा, फालतू याद रखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो सन ऐसे बहुत सारे हो जाते हैं, इतना हमें खुद अपना सेंस लगाने की जरूरत है। फिर आ जाता है आपका यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, जिसका हेडक्वार्टर है बर्न। बर्न कहाँ पर पड़ता है? आपका स्विट्जरलैंड में पड़ता है, बहुत सिंपल पॉइंट है। अगला बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, में आपको बता चुका हूँ इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है, जेनेवा में। और इसको तो हम याद रखने का कोई ट्रिक मैं बताऊंगा नहीं, वैसे भी याद हो जाएगा। और ट्रेड मतलब क्या होता है भाई? व्यापार हमारे लिए जान ही तो है हमारी। अगर ट्रेड हम बंद कर देंगे तो हमारे पास पूंजी नहीं रहेगी, पूंजी नहीं रहेगी तो हम किसी तरीके से उसको खरीद नहीं सकते, किसी चीज़ को खरीद नहीं सकते, तो सब हमारे लिए बेकार है, हमारी लाइफ खराब हो जाएगी, हमारे जान पे फर्क पड़ सकता है। तो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन याद रखिएगा। फिर मैंने आपको बताया था इसका जो ये नया रूप है, पहले इसका नाम हुआ करता था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जिसको कहते थे गेट। तो इसको भी याद रखिएगा, हेडक्वार्टर दोनों का यहीं पर है। अब आज के टाइम पे ये एग्जिस्ट मैं नहीं करती काम, पहले करती थी, अब इसको बंद कर दिया गया है। अब आज के टाइम पे उसका नाम रख दिया गया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये मेरे हिसाब से पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगली बात करते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ज़रूरी है, 1967 में इसकी स्थापना होती है। आपसे कई बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में, तो इसको आपको याद रखना ही है। ये मैं आपको इसलिए सन बता रहा हूँ क्योंकि कई बार रिपीट कर चुका है, और मैं आपको बता चुका हूँ इसकी स्थापना जब होती है तो आसियान की भी स्थापना होती है, आसियान, ठीक है। मैं ऑर्गेनाइजेशन के टाइम पे बता चुका था आपको। तो इन दोनों की स्थापना एक ही साल में होती है, तो रिलेट करने की कोशिश करिएगा। ऐसे मैं आपको कई सारे रिलेट करा के बता दूंगा जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो आसियान की स्थापना भी 1967 में होती है, और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की भी स्थापना इसी समय होती है। और कई बार क्या होता है, ऐसे लिख के आ जाता है कि लिख देते हैं वीपो, इसकी फुल फॉर्म बताइए, तो इसकी हो जाएगी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, सन भी बहुत बार पूछा गया। आगे चलते हैं, अगला हमारा है यूनाइटेड नेशंस, सॉरी यूएसए, और उसका है सबसे पहला इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है यूएनओ। आज के टाइम पे सबसे बड़ी अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन यही है, इसके बहुत सारे आप कह सकते हैं ब्रांच है जिनके बारे में आप पढ़ते रहते हैं। आपसे डायरेक्टली पूछा था स्थापना कब होती है, तो 24 अक्टूबर को होती है। कब इसकी स्थापना की डेट और आपसे सन पूछा आएगा तो 1945। कई लोग 1944 लगा देते हैं, आप बिल्कुल मत लगाइएगा, गलत हो जाएगा नहीं तो। 24 अक्टूबर, आप जानते हैं यूनाइटेड नेशंस डे हम 24 अक्टूबर को तो ही मनाते हैं। और आपसे एक चीज़ याद रखिएगा, हम हेडक्वार्टर याद रखते हैं कि न्यूयॉर्क में, बहुत सिंपल पॉइंट है।
बट हम ये भूल जाते हैं कि इसकी स्थापना की कहाँ पर की गई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, जिसको कहते हैं सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा, सैन फ्रांसिस्को में। और सैन फ्रांसिस्को ही वो जगह थी जहां पर गदर पार्टी की स्टेब्लिशमेंट हुई थी 1913 में। 1930 का टाइम पीरियड था जब गदर पार्टी की स्थापना होती है। किनके द्वारा? लाला हरदयाल के द्वारा। ठीक है, और 1913 में हमारी आलम आरा सॉरी राजा हरिश्चंद्र मूवी आती है 1913 में। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, बहुत बार रिपीट हुआ है ये। ठीक है, और 1913 में हमारे जो रविंद्रनाथ टैगोर है उनको साहित्य का नोबेल प्राइज मिलता है। पहले भारतीय बन जाते हैं, एशिया के पहले व्यक्ति बन जाते हैं। कहाँ तक हमने देख लिया था? पहला देख लिया था। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ से इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं। अगली बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी कहा जाता है इसको शॉर्ट फॉर्म में, और आपसे डायरेक्टली फुल फॉर्म पूछी जाएगी। तो बस आप याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। फुल फॉर्म पूछी जाती है ना, तो आपसे सन पूछा जाएगा, बस एक चीज़ पूछा जाएगा, हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो इसको याद रखने का यही तरीका रखना है आपको। फिर अगली बात करते हैं यूनिसेफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन क्या बनते हैं पहले याद रखिएगा। एक बार आपके एग्जामिनेशंस में आया था, एसएससी की बात कर रहा हूँ मैं, कि यूनिसेफ किस टाइप की संस्था है, क्या चीज़ को ये प्रोवाइड कराती है। क्योंकि कोई भी संस्था है उन सभी का कोई मोटो है। जैसे मैंने आपको यूनाइटेड नेशंस के बताया कि इसका मोटो है कि हम तीसरा वर्ल्ड वॉर नहीं होने देंगे। कोई भी दो देश के बीच में कोई भी अगर प्रॉब्लम्स आ रही है तो हम इंटरवीन करेंगे और उनको शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपील करेंगे, उन पर समझौता लाने की कोशिश करेंगे। बट आज तक फेल रहा है यूनाइटेड नेशंस। इसका सबसे बड़ा एक रीज़न ये रहा है कि इसमें लोग इसकी बातों पे ज़्यादा बिलीव नहीं करते, मतलब मानते ही नहीं है यूनाइटेड नेशंस के बारे में। अभी आप देख लीजिए ना, आप कितना भी देखिए, एक यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, ब्लैक लिस्ट में डाल देता है। ये सॉरी, उनसे बात करने की कोशिश करता है, बट वो करते ही नहीं। एग्जाम्पल रशिया, इसराइल, पैलेस्टीन, यूक्रेन, बहुत ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर अभी हाल ही में युद्ध भी हुए थे, बट उसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकाल पाया यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी कह सकते हैं। इनकी नीतियाँ थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, जिससे ये चीज़ें क्लियर हो कि तीसरा वर्ल्ड वॉर ना हो। नहीं तो ऐसी कंडीशन में थर्ड वर्ल्ड वॉर में होने की भी कंडीशन बन जाएगी, और उससे दुनिया का विनाश और दुनिया समाप्त। हम आगे बात करते हैं, जो हमारा मेन पॉइंट है। हम बात कर रहे थे यूनिसेफ के बारे में। यूनिसेफ पूछा जाएगा तो इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ये याद रखना है, यूनिसेफ पूरा आ जाता है, क्या कहते हैं, यूनाइटेड नेशन, फिर है इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड, एजुकेशन नहीं सॉरी इमरजेंसी। ठीक है, और ये क्या होता है इमरजेंसी में, मैं आपको बता दूं। पहला पॉइंट तो ये हो गया। और एक बार पूछा गया था कि बताइए यूनाइटेड नेशंस किस चीज़ के लिए काम करती है, तो देखिए आपको दिख रहा है चिल्ड्रन, तो मतलब बच्चों के लिए, उनके अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था है ये। कई बार रिपीट हुआ ये। और आपसे पूछा जाएगा कि स्थापना कब होती है, तो 1946 याद रखिएगा। ठीक है, तो ये बहुत बार एग्जाम में आया है, इसको जरूर याद रखना है। कई बार रिपीट हो गया और हम इसको छोड़ नहीं सकते किसी भी तरीके से। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, यूनिसेफ की जो स्थापना होती है, यूनिसेफ यूनिसेफ इसकी स्थापना, पहला पॉइंट याद रखिएगा, 11 तारीख को होती है। और 11 की कौन सी डेट है, दिसंबर को। और ये कई बार पूछा आता है कि यूनिसेफ डे कब होता है, तो ये पहला पॉइंट। स्थापना होती है 1946, ये भी याद रखिएगा। हम ज़्यादातर 1944 या 45 में चले जाते हैं, तो गलत है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसको इरेज करके, क्योंकि वहाँ पर जगह थोड़ी क्लियर नहीं दिख रही है। अगला है UNFPA, ये कई बार पूछा गया, इसको कहते हैं यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, याद रखना है आपको। ठीक है, और बस इससे ज़्यादा आपको कुछ पूछे नहीं जाएगी। हाँ, एक चीज़ मैं आपको रिलेट करके बता देता हूँ, जो आपके लिए भी ज़रूरी बन जाएगा। आपसे पूछा था कि बताइए वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस। तो मैं आपको बता चुका था, तुरंत याद रखना है, 11 जुलाई। अच्छा देखिए, 11 जुलाई की बात है, तो इसके अगले दिन भी तो कोई बहुत ज़रूरी था, मैंने आपको बताया था। इसी दिन हम मनाते हैं मलाला डे। मलाला डे वर्ल्ड के हिसाब से, हम ही नहीं स्पेसिफिक, क्योंकि मलाला ही है, यूसुफ, मैंने पूरा बताया था, मलाला यूसुफजई, जिन्होंने अकेले ही तालिबानियों से शिक्षा के विरुद्ध में खड़ी हो गई थी, फिर इनकी एक तरीके से मारने के लिए, हत्या करने के लिए उन्होंने गोली वगैरह चलाई थी। मैंने पूरी स्टोरी बताई थी आपको। तो उनको फिर नोबेल प्राइज़ मिला सबसे छोटी उम्र में। उस समय इनकी उम्र थी 17 ईयर्स। तो बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है, क्योंकि नोबेल प्राइज़ के लिए दुनिया में लोगों ने अपनी ज़िंदगी खपा दी है, मर भी गए हैं, मृत्यु के उपरांत भी नहीं मिल पाए, इतने बड़े बड़े नाम थे। तो इसलिए बहुत बड़ा एक ओहदा मान सकते हैं मलाला यूसुफजई का, जो इनको पीस में मिला था। और ये ऐसी कंडीशन में ही मिल सकता है, क्योंकि अगर आप बड़ी काम कर रहे हैं तो इतनी जल्दी नोबेल मिलना पॉसिबल नहीं होता।
बहुत बड़ी कामयाबी के लिए दिया जाता है। फिर है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको कहते हैं IMF। आपसे पूछा गया इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वाशिंगटन, तो ये पॉइंट हो गया। वर्ल्ड बैंक, दोनों का हेडक्वार्टर यहीं पर है। नासा, इसका भी हेडक्वार्टर आपको मिलेगा यहीं पर। अब मैं सभी को आपको एक पॉइंट जल्दी बता दूं। IMF आता है डायरेक्टली, IMF। आपसे पूछा है कि बताइए IMF की स्टैब्लिशमेंट कब होती है, 1944। 1944 यहाँ लिख देते हैं, 1944। वर्ल्ड बैंक आएगा 1944, दोनों की स्थापना 1944 में होती है। तो ये पहला पॉइंट ये है, क्योंकि दोनों आपस में रिलेट करते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनका संबंध ही एक तरीके से आप कह सकते हैं मनी से। तो ये हो गया वर्ल्ड बैंक, दूसरा हो गया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। 1944 दोनों की स्थापना होती है। हमारे एग्जाम में आता है 1945, और हम ज़्यादातर गलत करके ही आते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है हर जगह कि यूनाइटेड नेशंस की जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है सभी का 1945 में स्थापना हुई, वो गलत है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं कुछ पॉइंट बताऊं, बस इतना याद रखिएगा। आगे बात करते हैं नासा के बारे में। नासा की पूछी जाएगी कि स्थापना कब होती है, तो याद रखिएगा 1958 में। और मैंने आपको अपने एग्जाम्स के जब टाइम पे मैं आपको वीडियो बता रहा था, तो मैंने आपको बताया था इसके साथ जरूर हमेशा रिलेट करके याद रखिएगा। DRDO, इसकी भी स्थापना 1958 में होती है, 1958 में। तो दोनों पॉइंट क्लियर हो गए मेरे हिसाब से। ठीक है। अच्छा, और आपसे पूछा जाएगा नासा की फुल फॉर्म क्या, सभी को पता होगा मेरे हिसाब से, नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैं इसको एयरोनॉटिक को लिख दूं, क्योंकि कोई लोग इसको गलत करते हैं स्पेलिंग में भी। एयरोनॉटिक्स, ठीक है, एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन तो आप लिख के देंगे, एडमिनिस। ठीक है, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। और अगर आपसे पूछा है, हाँ याद रखिएगा नेशनल भी लगाना आगे, क्योंकि कई लोग इसको गलत कर देते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट मेरे हिसाब से क्लियर हो गया। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे मेरे सामने मनी की बात कर रहा हूँ, आपसे पूछा है विश्व में महामंदी कब आई थी, जब बहुत ज़्यादा रिसेशन हो गया था। तो याद रखिएगा वो था 1929 का टाइम। ये यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, सॉरी USA के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। यहाँ पर सबसे बड़ी महामंदी आई थी विश्व में पूरी। अगर भारत में बात करेंगे तो 1991 में आती है, जब हमारे यहाँ फिर हमने इसको रिजॉल्व करने के LPG पॉलिसी को लेकर आए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और इससे हमने बहुत ज़्यादा पार पा लिया था, नहीं तो देश बहुत नीचे चले गया था उस कंडीशन में। ये पॉइंट मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, इसको इरेज कर देते हैं। फिर और पॉइंट बात करते हैं जिसको USA को हमने क्लियर कर दिया है। और मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, अगर देखिए दिक्कत होती है, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ इन दोनों को साथ में रिलेट करना है। दोनों की स्थापना होती है 1944 में। और मैंने बताया जैसी इसकी बात करते हैं हम कि मॉनेटरी फंड हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, वॉशिंगटन। वॉशिंग मतलब क्या होता है, देखिए वॉशिंगटन में अगर हम बात करेंगे तो वॉशिंग मशीन लगा सकते हैं आप। वॉशिंग मशीन हम खरीदेंगे कैसे, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से हमारे परिवार में जो लोग यूज़ करते हैं, महिलाएं, हमारी माता बहनें, वो क्या करते हैं, वॉशिंग मशीन खरीदने की बात मना कर देते हैं। हम बोलेंगे पहले भी नहीं यूज़ की जाती थी, क्यों, क्योंकि हमारे पास पैसों की कमी थी, और वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ये आप याद रख सकते हैं, वॉशिंग आपका आ जाएगा, तो आप रखिएगा वॉशिंग मशीन। और दोनों के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, तो मैंने आपको बता दी वॉशिंगटन से। तो ये क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, और बाकी इन दोनों के बारे में मेरे को कुछ खास बताने की ज़रूरत है नहीं। आगे बात कर लेते हैं, हमारा है वियना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वियना। और मैं इसको भी आपको रिलेट करके बता दूंगा जैसे हमने याद करा था। वियना में आपको लास्ट में ना आ रहा, और मैं इसी से रिलेट करूंगा वियना। अब देखिए आएगा यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको पहले बोला इंडस्ट्रियल चीज़ें जो होती हैं हमारे लिए यूजफुल तो है, इंडस्ट्रियल काम बहुत हो रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, लोगों की आमदनी बढ़ रही है, तो इकोनॉमी में फ़र्क पड़ रहा है, ये ठीक है। बट इसके नेगेटिव भी तो आपने बहुत ज़्यादा रिजल्ट जाने होंगे, मैंने आपको बताया था। इंडस्ट्रियल इलाके होने से पॉल्यूशन बढ़ जाता है, बहुत कंडीशंस बिगड़ती है। पॉल्यूशन बढ़ेगा, आपकी ज़िंदगी पे फ़र्क पड़ेगा, आपकी ज़िंदगी फ़र्क पड़ेगा, आप जल्दी आप या तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, आप इतने कैपेबल नहीं रहेंगे काम करने के, तो आपकी इकोनॉमी में भी फ़र्क पड़ेगा उसका। तो ये है इंडस्ट्रियल, मतलब एक तरीके से बेकार है। और ज़्यादातर हम सरकारों को बोलते हैं कि आप इस पर प्रतिबंध लगाएं, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। तो सरकार क्या कहती है इनको, कि आप एक तरीके से इंडस्ट्रियल काम ना करें यहाँ पर। कई बार आपने सुना होगा, जैसे कंपनी वगैरह बंद करा दी जाती है। जैसे ताजमहल में जब जो उसके स्टोन पीले पड़ने लग गए थे, तो कई जो संस्था थी उनको बंद कर दिया गया था, ऑर्गेनाइजेशंस को। तो इंडस्ट्रियल इलाके ना हो, हम यही एक्सपेक्ट करते हैं ना हो। तो ना आ रहा है, तो वियना में ना आ रहा था ना, तो ये याद रखिएगा पहला पॉइंट। दूसरा, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम। तो हमारे यहाँ हम यही बिलीव करते हैं कि
ना तो ड्रग का काम हो ना क्राइम का हो, तो दोनों में ना आ रहा है तो वियना। बस ये याद रखना है और कुछ आपको फालतू दिमाग में नहीं रखना। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है ये, ऑस्ट्रिया की, ये तो हम जानते हैं, इसको याद रखने की जरूरत नहीं, वियना आता है डायरेक्ट। फिर है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, मैंने आपको बताया एटॉमिक एनर्जी भी एक तरीके से हमारे लिए बेकार ही तो है, इसलिए हम कहते हैं इसको हम यूज़ नहीं करेंगे, तो ये भी गलत हो गया, मतलब नहीं करना, ना करना, एनर्जी नहीं यूज़ करेंगे हम, एटॉमिक तो ना, तो वियना। फिर है सीटीबीटी, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है सीटीबीटी की? कंप्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी। क्या होता है? कंप्रिहेंसिव न्यूक्लियर बैंड टेस्ट ट्रीटी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नहीं तो फिर इसमें भी कई बार गलती हो जाती है। कंप्रीहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, ठीक है, पहला पॉइंट। आपसे डायरेक्टली पूछा गया कि इसकी इस पे कब बात क्लियर हो गई थी? 14 नवंबर 1996। अब है क्या बात क्लियर, क्या हो गई थी, मैं आपको बता दूं। सीटीबीटी इसलिए बनाया गया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन, आप समझ सकते हैं, ये इसलिए बनाया गया था कि जो भी न्यूक्लियर टेस्ट को नहीं करेगा, अगर कोई कंट्री बना रही है और हमें पता चल गया ये एग्रीमेंट है और इस एग्रीमेंट में सभी देशों ने साइन करने कि हाँ हम इस चीज़ को एग्री करते हैं, ज़्यादातर क्या है बड़ी कंट्रीज ही इसमें आती हैं, क्योंकि छोटी कंट्री के बाद खाने के लिए पैसा नहीं है तो कहाँ से बनाएंगे एटम बम। तो जब वो कहते हैं कि साइन हो जाएगा, अगर आपने इस चीज़ का उल्लंघन करा तो हम आपके ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे। अब ये सीटीबीटी को बनाने का मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियर टेस्ट, हाँ, कोई भी पूरे वर्ल्ड में अगर किसी एक ऐसे इरेस्पॉन्सिबल आदमी के पास पड़ गया, जैसे आज के टाइम पे पाकिस्तान को कहा जाता है, पाकिस्तान को खुद ये कहा है, अभी स्टेटमेंट आपने सुना होगा अमेरिका के द्वारा, कि बहुत इरेस्पॉन्सिबल एक तरीके से देश है और एक तरीके से खतरा है भारत पूरे वर्ल्ड को पाकिस्तान से। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर इनके पास है और यहाँ पे आतंकवादियों का आप सभी जानते हैं। ये खुद की स्टेटमेंट है अभी यूनाइटेड नेशंस में, जो अभी ऑस्ट्रेलिया अमेरिका ने रखी थी। बहुत लोगों ने, देशों ने इसके खिलाफ अपनी बातें रखी हैं। तो कहने का मतलब है कि एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री होनी चाहिए, जैसे इंडिया है। इंडिया की क्या है पॉलिसी कि हम पहले वार नहीं करेंगे, अगर हम पे कोई करेगा तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं, ऑब्वियसली बहुत सिंपल पॉइंट है। ये हर कंट्री की होनी चाहिए। तो क्या हो गया, ये इसलिए एक एग्रीमेंट बनाया गया कि अब कोई भी कंट्री एक तरीके से इसका नेगेटिव रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं, तो हम इसको एक ये बैंड ट्रीटी कर रहे हैं, अगर कोई करता है तो हम उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे। और ये ट्रीटी हुई थी 19 नवंबर 1996 में, इसलिए आपसे पूछा जा सकता तो याद रखिएगा। फिर आ जाता ओपेक। ओपेक की स्थापना कब होती है? 1960 में, बहुत बार पूछा जाता है ये ओपेक, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म पूछी जाएगी तो याद रखिएगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सप्लोरिंग, ठीक है, क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग होगा, मैं थोड़ा एक्सप्लोरिंग कह रहा हूँ, एक्सपोर्टिंग। एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है, आप किसी को, पहले इसको लिख लेते हैं, एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है, कंट्रीज क्या है ये अगर हम बात करें तो? एक्सपोर्ट मतलब होता है आप निर्यात कर रहे हैं, इंपोर्ट क्या करते हैं, आप आयात कर रहे हैं, किसी चीज़ को बेच रहे हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा कुछ ऐसा ही है कि ओपेक वो कंट्रियों का ग्रुप है। क्या हुआ था एक टाइम पे, आप जानते हैं कुछ ऐसी अरबियन कंट्रीज है जहाँ पर आपको तेलों के बहुत बड़े बड़े खदान हैं, आप कह सकते हैं बहुत बड़ी बड़ी गुफाएं हैं जहाँ से, या केव है जहाँ से निकालते हैं, कुएं हैं वहाँ पर। कुछ ही कंट्रीज है जिनके पास है। तो इन्होंने क्या करा, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक ने बहुत ज़्यादा रेट बढ़ा दिया तो दूसरे को भी बढ़ाने पड़ेंगे, कि ऐसा तो होगा नहीं, अगर ये बढ़ा रहा है तो हम भी बढ़ाएंगे। या ये कैसा करता है कि मान के चलिए 100 रुपये में बेच रहा और ये 30 में बेचने लगा, फायदा तो होगा इसको, ज़्यादा लोग आएंगे इसके पास, बट इसका नुकसान होगा। तो इससे ये हो सकता है कि पूरी तरीके से अर्थव्यवस्था बिगड़ जाए हर, और इसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड में पड़ेगा। कोई कंट्री सस्ते में ले रहा है, कोई महंगे में ले रहा है, तो ये इनइक्वलिटी बन जाएगी। इसी के लिए ओपेक को बनाया गया और इनका खास मेन मकसद इन्हीं कंट्रीज का था कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि हम रेट अलग लगा रखें और आप अलग लगा रहे, सब एक रेट लगाएंगे। गला काट प्रतियोगिता आपने सुना होगा ना, कि जैसे जो गला काट प्रतियोगिता को रोकने के लिए ऐसी चीज़ें की जाती हैं, क्योंकि अगर एक ज़्यादा फायदा उठा रहा है फिर एक नुकसान कर रहा है तो बेकार है। सब एक ऑर्गेनाइजेशन में बैठेंगे बीच में और रखेंगे कि हम एक आइडियल प्राइस कौन रखते हैं, और जिसके पास आएगा कोई कंट्री मांगने के लिए, जैसे इंडिया हमेशा सऊदी अरब के पास जाता है, और जैसा अगर आप बात करें कुवैत के पास चले जाता है आपका अमेरिका, तो उन्होंने एक बोल दिया कि आप यही प्राइस रखिएगा, वो उनकी चॉइस है और कंट्रीज़ की को कहाँ से लेते हैं, बट हम अपने प्राइस में कोई भी वेरिएबल कंटेंट नहीं रखेंगे, फिक्स रखेंगे, जो कंट्री को आना है वहाँ से ले ले। तो इसी को ओपेक कहा गया था। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाता है तो पेट्रोल के एक्सपोर्टिंग के लिए इन्होंने एक शांति के लिए एक तरीके से करा, क्योंकि फिर लड़ाई झगड़े बिगड़ते हैं, तो कहा कि एक फिक्स प्राइस कर दीजिए और जिस कंट्री को जहाँ से लेना होगा वहाँ से ले लेगा, पर हम पेट्रोल के चेंजेस नहीं करेंगे प्राइस में। ओपेक मैंने बहुत डिटेल में बता दिया, अब इसको इरेज कर देता हूँ, फिर आप बात करते हैं
अगले पॉइंट के बारे में। अगला पॉइंट है हमारा ऑक्सफोर्ड कमिटी फॉर फेमाइन रिलीफ। इसको कहेंगे, पूरा बोला जाता है ऑक्सफैम। मतलब क्या, आप ये समझ लीजिए कि फेमाइन मतलब आप कह सकते हैं कि अकाल वगैरह कह सकते हैं, भूखमरी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये कमेटी बनाई गई थी उनको रिलीफ देने के लिए। कहाँ पर है? नैरोबी। और नैरोबी कहाँ पर है? इसकी कैपिटल है केन्या की। और आप जानते हैं केन्या इतनी, आप कह सकते हैं बहुत ही पुअर वो है आपकी क्या कंट्री है। आप देखिएगा ब्लॉग वगैरह आप देखते होंगे, बहुत सारे इंडियन ब्लॉग जाते हैं अलग अलग कंट्रीज में। अभी बहुत सी जो आपकी बात करें अफ्रीकन कंट्रीज में जाते हुए मैं कई ब्लॉग मैं भी देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है कि हर कंट्री के बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिले। तो आप देखेंगे जो भी आपके अफ्रीकन कंट्रीज है बहुत गरीब है। अभी आपने केन्या के टाइम पे सुना होगा, केन्या की टीम का तो जो पहले क्रिकेट बोर्ड खेलता था बहुत अच्छी टीम थी, बट इतनी गरीबी थी कि ये बोर्ड एक तरीके से अपने प्लेयरों के खर्चे तक नहीं उठा पा रही थी, स्पॉन्सरशिप के पैसे नहीं दे पा रही थी, जिसके कारण फटे फटे जूते पहन के खेलते थे वो। फिर बोर्ड एक तरीके से दिवालिया हो गया, सॉल्वेंट हो गया, जिसके कारण को बंद करना पड़ा। कहानी मैं इतनी लंबी क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अफ्रीकन कंट्री है केन्या, और केन्या पे पैसों की बहुत कमी रहती है। तो फेमाइन कहाँ पर होगा? ऐसी कंट्री में तो होगा, नैरोबी जैसी कंट्री में, नैरोबी जैसी जगह में। तो इसको रिलीफ देने के लिए नैरोबी की एक संस्था बन गई है जिसको कहते हैं ऑक्सफैम। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है तो आप तुरंत याद रखिएगा, जैसे फेमाइन आ गया मैंने बोला आपको भुखमरी से तरीके से आप इसको रिलेट करिएगा तो आपको याद आ जाएगा केन्या की कहानी बताई थी, बहुत गरीब है, तो यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर मिलता है। फिर अगला आ जाता है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो ये बहुत ज़रूरी है, कई बार पूछा गया, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये एग्जाम में आपकी कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैंने ये पॉइंट भी आपको क्लियर करके बता दिया है। तो नैरोबी से याद रखिएगा, ये मैं इसमें कोई ट्रिक तो नहीं बता सकता आपको, बट आप इसको याद रख सकते हैं। अगला है यूनाइटेड नेशंस हैबिटेट। ये कहाँ पर है? आपका नैरोबी है। हैबिटेट मतलब एक तरीके से आप इसको लगा लीजिएगा, हैबिटेट मतलब आप निवास स्थान लगा लीजिएगा, ठीक है। निवास स्थान इनके पास है ही नहीं, रहने के लिए कोई रेजिडेंशियल जगह ही नहीं है इनके पास, क्योंकि गरीब बहुत है। तो नैरोबी से आप याद रख सकते हैं। ये दूसरे को आपको कोई ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं, इसको याद रख लीजिएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको रिलेट करके बता दिया, दोनों तो याद रख सकते हैं। ऑक्सफैम बहुत बार पूछा गया है बड़े बड़े एग्जाम्स में, तो मुझे लगा कि इसमें भी जरूरी है रखना इसको। ठीक है, आगे बढ़े। आगे बात कर लेते हैं रोम के बारे में। इसको भी याद करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ, इसको एक बार याद कर लेंगे आपको दिक्कत नहीं आएगी दोबारा। रोम, रोम में आपको बता चुका हूँ, रोम मतलब क्या होता है? राम आ रहा है इसमें नाम, रोम, रोम रोम ऐसा आपको लग रहा होगा राम। तो राम भगवान, भगवान है हमारे। भगवान का नाम किस समय लेते हैं? कई लोग बोलते हैं खाना खाने से पहले भी भगवान का नाम लेना चाहिए। अब मैं आपको यहीं से रिलेट कराता हूँ, फूड, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जिसको कहते हैं WFP, आपने सुना होगा इसको, यूनाइटेड सॉरी नोबेल का पीस प्राइज भी मिला था। तो इसकी स्थापना पहली बात पूछी जाएगी 1961। दूसरा आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए, जैसे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का नाम आता है तो याद रखिएगा FAO, जिसको कहते हैं फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। इसकी स्थापना होती है 1945 में। दोनों कई बार पूछे गए। हेडक्वार्टर आएगा रोम, मैंने आपको बताया। और दोनों में फूड दिख रहा है ना, खाना, खाना खाने से पहले रोम मतलब भगवान राम का नाम लेना है, तो रोम से हो गया ये क्लियर। तो कोई मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसको याद करने में। फिर आ जाता है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल एंड डेवलपमेंट। फिर एग्रीकल्चर आ रहा है, क्या है इसका रिलेशन? खाने से ही तो है एग्रीकल्चर, तभी तो हम यूज़ करते हैं, जो हम प्रोडक्शन तभी तो करते हैं कुछ खाने के लिए। तो रोम हो गया। तो ये जो भी आपका खाने से रिलेटेड कोई भी चीज़ आ रही है, आप आंख बंद करके इसको लगा लीजिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। रोम मैंने आपको बता दिया, बस ये पॉइंट, इससे ज़्यादा आपको जाने की ज़रूरत है नहीं। हाँ, स्थापना बहुत बार पूछी गई है, तो बिल्कुल भी इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है, कई लोग इसको गलत भी कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है फ्रांस। फ्रांस है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, बहुत बार पूछा जाता है। कहाँ पर है आपका? याद रखिएगा फ्रांस में, ये कई बार पूछा गया आपका। तो पहला तो पॉइंट ये हो गया, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर। फ्रांस में एक जगह है पेरिस, पेरिस, ठीक है, पेरिस तो आप जानते हैं बहुत फेमस जगह है, फ्रांस की कैपिटल है। आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है यहाँ पर। बट एक बार मेरे एग्जाम में गलत हो गया था, मैं यूनेस्को को करके गया था 1945 याद, और आ गया था ऑप्शन में 39, 44, 46, और मैं 39 लगा के आया, मेरा हो गया गलत, यहाँ पर हुआ 1946 राइट आंसर। तो याद रखिएगा, आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि यूनेस्को की स्थापना कब होती है? 1945 में, सॉरी 1946 में। ठीक है, ये कई बार कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया था। मैं आपको चीज़ बता दूं, वैसे आपसे स्थापना बोला जाएगा तो आप डायरेक्ट लगाइएगा 1945, बट बहुत कम देखने को मिलता है क्योंकि यूनाइटेड नेशंस काम करने लग गया था 1946 में, ये प्रॉपरली काम करने से तब शुरू करा था ऑपरेशन।
हाँ, इस्टेब्लिशमेंट तो हो गई थी 1945 में, बट काम करना कब शुरू करा था इसने? 1946 में। इसलिए कन्फ्यूज़न ज़्यादा होती है। आप एक बार इसको बहुत तरीके से समझ लीजिएगा यूनेस्को के बारे में। पहले मैं इसकी फुल फॉर्म बता दूँ, उसको कहते हैं यूनाइटेड नेशंस और एजुकेशनल साइंटिफिक, क्या है, सॉरी दोबारा बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, कल्चरल है ये, ठीक है, सी। इसकी स्थापना 1946 लगाइएगा अगर आपके सामने आता है कि कब से काम करना शुरू करा। स्थापना आता तब 1945 लगाइएगा, बहुत आराम से आप इसका राइट आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अगली बात करते हैं इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर आपको फ्रांस में मिलेगा। मैं आपको बता दूं यूनेस्को है क्या। देखिए यूनेस्को मतलब ये होता है कि कुछ विश्व विरासत, मतलब विश्व के तरीके से हमको विरासत के रूप में मिली है चीज़ें, जैसे ताजमहल हो गया, एक ऐसी चीज़ है अगर इसको हम सहेज के नहीं रखेंगे तो ये बेकार हो जाएगी, और बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि पता चले हमारा इतिहास कैसा था। जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जिसके बारे में आपको पता चले, इंडिया गेट, इसकी विरासत है हमारी, इसको पता चलना चाहिए। हमारा सूर्य टेम्पल, सन टेम्पल, कोणार्क विश्व विरासत है। तो यूनेस्को एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कहती है कि हम इसको एक बोल देते हैं कि विश्व विरासत है, और इस पर पूरी तरीके से ध्यान हमारी ऑर्गेनाइजेशन रखेगी, कुछ कमी ना हो, खराबी ना आए। कुछ खराबी आएगी तो हम इस पर डिस्कस करेंगे, मतलब ये एक तरीके से समाप्त ना हो। ऐसे कई जगह जो धीरे धीरे उस पर ध्यान ना देने के कारण उसको समाप्त कर दिया गया। तो यूनेस्को इसलिए काम करती है कि उन वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को समाप्त ना हो, उनको एक प्रॉपर गाइडेंस के तरीके से हम एक तरीके से चले उस पर। तो ये आपका हेडक्वार्टर मिलता है पेरिस में। फिर मैंने बता दिया, जैसे आ रहा तो आप याद रख लीजिएगा मॉन्यूमेंट साइट्स, इसका भी रिलेशन कहाँ से हो जाएगा? फ्रांस से, कहानी खत्म। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरपोल, ठीक है। इंटरपोल आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो याद रखिएगा आपका लियोन स्विट्जरलैंड में है। जगह पूछी जाती है लियोन, मैं यहाँ लिख देता हूँ हिंदी वालों के लिए, लियोन। तो ये हो गया आपका क्लियर। तो मैंने आपको बता दिया ये भी। अच्छा, इंटरपोल की स्थापना पूछी जाएगी, वैसे आज तक मैंने देखा नहीं है, फिर भी आप याद रख सकते हो 1923। जैसे मैंने आपको बोला 1923, आप एक साल बढ़ जाइए 1924, क्या होता है? इंडियन ओलंपिक कमेटी की स्थापना। फिर मैंने बताया था 1924 में आप 4 साल जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा? 1928, जिस समय आपकी किसकी स्थापना हो जाती है? बीसीसीआई की, बीसीसीआई। तो ये सब चीज़ें याद रखनी, आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं करेगा, ठीक है। मेरे हिसाब से मैंने आपको फ्रांस से रिलेटेड सारे फैक्ट बता दिए, इसको इरेज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जो मैंने ये मिसलेनियस है, मतलब हर जगह की आपको मिल जाएगी, कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है। जैसे जेनेवा में आपको सारे मिल रहे थे, फ्रांस में, यूनाइटेड नेशंस का, यूएसए में, अब ये अलग अलग जगह है। सबसे पहला आ जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको कहते हैं आईसीजे, और हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय क्या कहेंगे इसको, थोड़ा एक बार देख लीजिएगा, न्यायालय कहेंगे शायद मेरे हिसाब से, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, हाँ, न्यायालय। पूछा जाएगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हैग में, कहानी खत्म। मैंने आपको बताया था न्याय, न्याय है आज के टाइम पे, हाँ है, 100 में एक जगह तो न्याय आपको जरूर मिलेगा। तो हैग हो जाएगा कहाँ पर है? नीदरलैंड में। नीदरलैंड कभी नहीं आता, हैग आता है, लिख के तो आप याद रखेंगे। अगली बात करते हैं वर्ल्ड पीस काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ग्रीस। देखिए मैं इसको याद रखने का तरीका बता दूं वर्ल्ड पीस काउंसिल के बारे में। हाँ, एक चीज़ और बता दूं, इंटरनेशनल इसके बारे में अगर आपसे पूछा जाता है कि कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये उसका पार्ट है यूनाइटेड नेशंस का, और यूनाइटेड नेशंस के जितने भी पार्ट हैं 5 है, 6 तो वैसे थे पर उसमें ऑपरेशनल अगर हम बात करें 5 है। 5 में से एकमात्र ये है जो आपके न्यूयॉर्क में नहीं मिलता, बाकी बस यही में एकमात्र है जो आपके हैग नीदरलैंड में मिलता है, बाकी सारे आपको अमेरिका में मिलेंगे। अब आ रहा है वर्ल्ड पीस काउंसिल, जिसको कहते हैं विश्व शांति समूह कह सकते हैं, संस्था कह सकते हैं। पूछा जाएगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ग्रीस में है। याद रखने का तरीका मैं बता दूं, देखिए साइकिल आपने चलाई होगी, हम कोई भी बाइक वगैरह यूज़ करते हैं, खासकर साइकिल की, उसकी चैन होती है ऐसे ऐसे बंधी होती है पूरी पीछे तक। हम क्या करते थे जब उसको चलाते थे, बहुत ज़्यादा आवाज़ कर कर की करता था, बहुत ज़्यादा साउंड करता था, चलती नहीं थी, तो हम क्या करते थे? ग्रीस लगा देते थे चैन में। तो क्या होती थी? स्मूथ हो जाती थी, ना तो साउंड होता था कोई, ना हमको कोई दिक्कतें आती थी। तो शांत हो गया ना, तो क्या हो जाएगा? ग्रीस लगाने के बाद। तो आप याद रखिएगा वर्ल्ड पीस काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? यहीं पर, ठीक है। जो चीज़ों पर ट्रिक लगानी है वो मैं आपको इजीली बता दूंगा, जिसमें आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। आगे बात करते हैं, कहाँ पे? ये दोनों कर लिए डिस्कस। फिर है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लंदन, याद रखिएगा। एक और याद रखना है एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल, यहाँ पर मैंने मेंशन करा होगा, ये रहा, ठीक है। दोनों का हेडक्वार्टर कॉमनवेल्थ नेशन, इन तीनों का हेडक्वार्टर लंदन में। अब इन तीनों को याद करा दूँ। पहला तो आपको याद रखना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक मैंने नहीं बनाया।
पर देखिए कॉमनवेल्थ नेशन, मैंने आपको बताया था कॉमनवेल्थ नेशन वो होते हैं जो उन्होंने एक तरीके से किसी समय गुलामी करी हो, गुलामी सही होती है आपके किसकी, इंग्लैंड की। इंग्लैंड ने एक तरीके से आप कह सकते हैं याद करने के लिए, आज के टाइम पे भी आप कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में सुनते हैं तो क्या है वो कॉमनवेल्थ गेम्स, इस पर बहुत ज़्यादा विवाद भी आया था कि एक कंट्री ने, अफ्रीकन कंट्री थी, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा और जब उनको आज़ाद किया गया तो उन्होंने कोई भी रिस्पेक्ट नहीं दिया था वहाँ के किंग को जो यूनाइटेड किंगडम के हैं। तो ये कि उनको एक था कि इतने साल तक हमें गुलाम बनाया, पैसा लूटा, हर चीज़ करी, पर हम आज के टाइम पे आपकी गुलामी के रूप में क्यों काम करें, हम अब स्वतंत्र हैं, हम अपने हिसाब से काम करेंगे। तो ये बात कई बार आती है कि कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए और कंट्रीज़ को बंद कर देना चाहिए, कि एक तरीके से वो दिखाते हैं कि आप हमारे गुलाम रहे थे, ये यादें हैं जिसको हमें समाप्त करना चाहिए और अपने आप को एक अलग से दिखाना चाहिए, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस को इसका हेडक्वार्टर हो गया लंदन में, तो लंदन कहाँ है, इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड वालों ने तो हमारे को एक तरीके से गुलाम बना रखा था। अगला है एमनेस्टी इंटरनेशनल, आपने एक देखी होगी नमस्ते लंदन, नमस्ते लंदन मूवी देखी होगी, बहुत बेहतरीन मूवी है। उसमें इंडिया के बारे में जो एक बताया गया कि क्या हमारी सभ्यता है वगैरह वगैरह, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है, उन सभी के बारे में बताया गया, हिंदुस्तान की सभ्यता के बारे में। तो उस मूवी आप ज़रूर देखिएगा, और उसमें आपने देखी होगी मूवी, अक्षय कुमार है, कैटरीना है, तो उसमें हर जगह आपने देखा होगा कि वो जब बुराई होती है इंडिया के बारे में तो बहुत डिटेल में बताते हैं अक्षय कुमार। तो मतलब उसमें आपने एक चीज़ देखा होगा, नमस्ते हमारा एक मेन मोटो है, तो उसमें वो नमस्ते करते हैं, जब पूरा बताते हैं कि इंडिया है क्या, क्या पावरफुल है, क्या किस तरीके से हम लिबरल लोग हैं, किस तरीके से हमारी बातें हैं, किस तरीके से हमारे यहाँ अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, सबकी निष्ठा, सभी की हर चीज़ हमारे देश के प्रति है, चाहे धर्म अलग हो पर देश की प्रेम, देश को प्रेम करना, देश के लिए जान देना सभी के लिए बराबर है, ये सब चीज़ें तो आपने देखी होगी। तो उसी में नमस्ते लंदन में इतनी कहानी होती है, तो कहाँ पर बताते हो, इंग्लैंड में ही तो बताते हैं, इसलिए वहाँ पर मूवी का नाम रखा गया नमस्ते लंदन। तो इसलिए याद रखिएगा, ये अमनेस्टी से लग रहा है ना, अमनेस्टी नस्ते, नमस्ते लग रहा है, तो ये याद रखिएगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये हो गया अमनेस्टी इंटरनेशनल, दोनों का हेडक्वार्टर आपको यहाँ पर है, याद रखना है, बट इसमें बहुत बार पूछा गया है इंटरनेशनल मैरीटाइम का। आगे बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जिसको कहते हैं, इसको ऐसे कहते हैं OIC, आपने सुना होगा OIC, इसका हेडक्वार्टर है आपका जेद्दा में, जेद्दा। तो याद रखिएगा हेडक्वार्टर सऊदी अरब में, और ये है क्या, एक तरीके से ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एक तरीके से मुस्लिम जो कंट्रीज़ हैं, इसका हम भी एक सदस्य हैं, आप जानते होंगे क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ भी तो मुस्लिम रहते हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, बट आप जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से बात करें तो हमारे यहाँ सेकंड ज़्यादा नंबर में बात करेंगे मुस्लिम रहते हैं, मोमडन रहते हैं हमारे यहाँ। तो ऐसे तो हमारा धर्मनिरपेक्ष देश ही तो है, तो हमारे यहाँ हर धर्म को एक सम्मान है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी धर्म हो, तो इसका हम भी एक तरीके से पार्ट है। आपने देखा होगा जब सुषमा स्वराज एक टाइम पे OIC में गई थी, तो जब उनको इनवाइट किया गया था, क्योंकि हम भी एक मुस्लिम राष्ट्र के तरीके से देखा जाए तो मुस्लिम हमारे यहाँ भी है, तो हम उस रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से भी गए थे। पाकिस्तान ने उसमें कहा कि हम नहीं आएंगे, तो उसको उन्होंने इतना थोड़ा साइड में रख दिया था। हालांकि OIC ने अभी हाल ही में कुछ थोड़ा एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिखा इंडिया की तरफ, जब अभी कुछ विवादित रहे, तो पॉलिटिकल इशू हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। बट OIC का मतलब है कि अगर कोई भी कंट्री में किसी तरीके से इस्लामिक कम्युनिटी को कोई भी हिट करता है या कोई गलत चीज़ दिखती है तो हम उसके लिए बात उठाएंगे और उनके लिए डेवलपमेंट की बात करेंगे, ये है इसका मतलब कहने का, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर जेद्दा में है और ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, न्यूज़ में बहुत रहती है ये, तो आप इसको याद रखिएगा। ये पॉइंट मेरे हिसाब से क्लियर हो गया OIC के बारे में, पूछा आएगा बस हेडक्वार्टर तो याद रखिएगा। फिर बात करते हैं एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर में, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है आपका एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कोई ट्रिक नहीं है, खुद याद रखने की जरूरत है। अगला है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है इसका हेडक्वार्टर के बारे में, तो इसको याद रखिएगा, मैंने आपको रिलेट करके बता दिया, ठीक है। तो कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का मैड्रिड में, मैड्रिड। और मैड्रिड कहाँ पर है, स्पेन में। पहले इसको इरेज कर लेते हैं फिर और डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से मैंने पॉइंट क्लियर करके बता दिया जो ज़रूरी है। अच्छा, मैंने आपको जो बताया था ना नासा की स्थापना, तो याद रखिएगा नासा से आपको ये भी रिलेट करना है कि DRDO भी याद रखना है, हमारे देश का बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना भी 58 होती है, 1958 में, इसकी भी स्थापना 1958 में होती है। तो रिलेट करें, कहने का मतलब ये है, तभी तो हम पढ़ रहे हैं, नहीं तो हम डेली डेली रट्टा मारेंगे, कोई मतलब नहीं है। ये दोनों आसानी से याद हो जाएंगे। मैंने आपको बताया था एक NHAI,
ये कई बार पूछा आता है। एक है नेस्कॉम। नेस्कॉम दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका तो अलग अलग है, इसका नोएडा है, इसका दिल्ली है, पर स्थापना एक साल में होती है दोनों की एक साथ, 1988 में। तो पॉइंटों को तो रिलेट करना पड़ेगा ना। ये क्वेश्चन कई बार रिलेट हुए हैं, हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। मैंने आपको बता दिया था ना, सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 1897 में। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा, नहीं तो कई दिक्कतें कर जाती हैं। कहाँ पर थे हम? हाँ, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना है, मैड्रिड स्पेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशन में आया है, रिपीट हुआ है, इसको जरूर याद रखिएगा, नहीं तो हमारे को दिक्कत होती है। हाँ, एक चीज़ बता दूँ, पूछा आएगा वर्ल्ड टूरिज्म डे, ठीक है, वर्ल्ड टूरिज्म डे तो कब है? 27 सितंबर को मनाया जाता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। आगे बात करते हैं इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल आपका। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में आपको बताया था, किससे रिलेशन था उसका? ओजोन लेयर से था, ठीक है। कब होता था? 1967 में हुआ था वो, सॉरी 1987 में हुआ था, 1987 में। क्यों? क्योंकि 1985 में तो हमको ये पता चलता है कि एक तरीके से छिद्र हो रहा है हमारे ओजोन लेयर में, फिर बाद में हम उस पर एक एग्रीमेंट करते हैं, 1987 में बना देते हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका याद रखिएगा, मॉन्ट्रियल में है, कनाडा में। इसकी कोई ट्रिक नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बस याद रखना है। और बाकी मैं बता चुका हूँ, 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे बनाते हैं, और ये बहुत ज़रूरी डे है हमारे लिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, कहाँ पर थे हम? यूरोपियन यूनियन, बहुत ज़रूरी है, ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है, और इसमें ब्रुसेल्स का हेडक्वार्टर है नेटो और यूरोपियन यूनियन, दोनों को साथ में याद रखना है। अच्छा, यूरोपियन यूनियन की स्थापना कब होती है आपकी? 1993 में। अच्छा, ये 1993 से कुछ याद आ रहा है? मैंने आपको क्या बताया था? नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल, इसकी स्थापना भी होती है 1993। और मैंने बताया जैसे यहाँ पर चल रहे तो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल को याद रख लीजिए, इसकी स्थापना होती है 2006 में। तो दोनों को साथ साथ लेके रिलेट करेंगे, दिक्कत नहीं होगी। तो कहाँ तक देख लिया था? हाँ, अब ये हो गया आपका यूरोपियन यूनियन, इसकी स्टैब्लिशमेंट होती है 1993 में, हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। फिर है अगला नेटो, नेटो की हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपका? बेल्जियम, ब्रुसेल्स, सेम कहानी, बट डेट आपसे पूछा आएगी तो याद रखिएगा 4 अप्रैल में स्थापना होती है, और 1949 का टाइम पीरियड था। ये कहानी खत्म। नेटो हो गया। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, आप जानते हैं इसकी फुल फॉर्म, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, नेटो में कितनी कंट्रीज है? 30 कंट्री हैं, और ये आपको पता है, इसी के लिए लड़ाई हो रही थी कि यूक्रेन और रशिया के बीच में क्या हो रही थी कि यूक्रेन कह रहा, रशिया कह रहा था आप नहीं इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। एक तरीके से मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि अगर कोई इन 30 कंट्री में से एक के ऊपर अटैक करेगा, कोई भी कंट्री, इसमें बहुत पावरफुल कंट्रीज है इसके अंदर, अगर किसी भी एक पे भी अटैक कर दिया तो वो सारे देश सोचेंगे कि हमारे ऊपर अटैक है और हम मिलकर लड़ाई करेंगे इसके खिलाफ, और सारे जितने भी आर्म्स वगैरह एनिमेशन, जितने भी आर्म्स वगैरह हम सारे सप्लाई कर देंगे, जैसा आज के टाइम पे हो भी रहा है यूक्रेन के लिए। हालांकि इसमें एक मेंबर कंट्री नहीं है, बट उसने एक इच्छा जाहिर की कि मैं होना चाहता हूँ। तो आपने देखे होंगे टर्की, यूएसए सब अपने इक्विपमेंट्स वगैरह जो उनके आर्म्स है वो सभी दे रहे हैं। तो ये एक तरीके से, ये आपसे पूछा आता है कि किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है ये एक तरीके से आप मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं नेटो को। ये रेज कर देते हैं, फिर आगे और पॉइंट देखते हैं हम। नेटो बता दिया, दोनों का हेडक्वार्टर इनका है, और याद रखिएगा। हाँ, यूरोपियन यूनियन की स्थापना से मैंने बता दी 1993 से मैंने आपको बताया था NHRC की, याद रखिएगा। फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मनीला, फिलीपींस, मनीला, ठीक है, याद रखना है आपको, बहुत बार पूछा जाता है, स्थापना भी पूछी जाती है। 66 आता तो याद रखिएगा, ताशकंद समझौता, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु होती है इसी साल, ठीक है, इसी साल इनको भारत में मिलता है। इसी साल हमारे होमी जे भाभा की मृत्यु होती है, होमी जे भाभा, सभी को रिलेट करिएगा। फिर आसियान, आसियान की कब एस्टेब्लिशमेंट होती है इसकी 1967 में, और आसियान से याद रखिएगा जकार्ता, इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो दोनों चीज़ों को याद रखने की ज़रूरत है। आसियान के बारे में आपको बहुत पहले ही बता चुका हूँ, इसलिए हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे नहीं। फिर है इन नॉन अलाइंड मूवमेंट, जिसको कहते हैं NAM, और मैं बता चुका हूँ कि इन दोनों ऐसी जगह हैं जिन दोनों का हेडक्वार्टर सेम जगह जकार्ता में। बट सबसे कन्फ्यूजन क्या है? पहला पॉइंट याद रखिएगा, स्थापना होती है 1961 में। मैं बहुत डिटेल में आपको बता चुका हूँ नॉन अलाइंड मूवमेंट क्या है। गुट, निरपेक्ष आंदोलन, इसको हिंदी में कहते हैं। निरपेक्ष मतलब क्या होता है? आप न्यूट्रल हैं, जैसे हमारा देश, हम बात करते हैं धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, हम सेकुलरिज्म कहते हैं, मतलब हम एक तरीके से निष्पक्ष हैं। हम हिंदू मुस्लिम कोई भी हमारे बीच में ये नहीं कि वो मुस्लिम है या हम हिंदू है हमें आपस में लड़ाई करेंगे, ऐसा नहीं है। हम उनके धर्म का सम्मान करेंगे, मुस्लिम धर्म का, मुस्लिम धर्म हमारे धर्म का सम्मान करेंगे, हिंदू धर्म क्रिश्चियन धर्म का करेगा,
मुस्लिम धर्म सभी का आपस में मतलब रिस्पेक्ट करेंगे, क्रिश्चियन सभी का रिस्पेक्ट करेगा, मुस्लिम सबका करेगा, हिंदू सबका करेगा। मतलब ये है म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए रिलीजन का, उनकी हर चीज़ों का। बस रिलीजन ही तो आता है, बाकी तो हर कोई हिंदुस्तानी तो है। किसी के बीच में ये तो नहीं है कि हिंदू ज़्यादा प्रेम करता है या मुस्लिम ज़्यादा प्रेम नहीं करता या क्रिश्चियन ज़्यादा प्रेम नहीं करता, सब इक्वल करते हैं अगर देश में एक नागरिक है तो। बट एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए धर्म के प्रति, क्योंकि धर्म एक ऐसा चीज़ है जब बीच में आ जाता है तो बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग कर देता है। तो इसी चीज़ के लिए मैंने आपको बता दिया गुटनिरपेक्ष मतलब न्यूट्रल रहना। और हमने यही कहानी बनाई थी 1961 में कि हम न्यूट्रल रहेंगे सभी के साथ। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हम किसी भी देश के ना तो पक्ष में जाएंगे ना विपक्ष में जाएंगे, हम न्यूट्रल हो जाएंगे। आज आप देखते होंगे हमारी राजनीति भी इसी तरीके से चल रही है। जब हमारे कंडीशन जब आई थी, आप देख लेंगे तो इसराइल हो गया, पैलेस्टीन हो गया, उसमें भी हमने न्यूट्रल रहे, क्योंकि हमारा इसराइल बहुत अच्छा मित्र रहा है, हर जगह हेल्प करी, बट हमने न्यूट्रल स्टेट के रूप में काम करा। आज आपने देखा होगा जैसे रशिया हमारा एक अच्छा स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, फिर भी हमने एक तरीके से यूक्रेन से और उनके बीच में न्यूट्रल रहे। यूक्रेन हमारा इतना अच्छा साझा नहीं है, मैं अगर बात करूं तो अच्छा इतना है, इतना ज़्यादा अच्छा रिलेशन नहीं है, फिर भी हमने न्यूट्रल की बात करी। क्यों? हमारी नीति है। तो ये याद रखेगा, ये 1961 में आती है और जवाहरलाल नेहरू इस पर काम करवाते हैं। पर ये याद रखना बहुत ज़रूरी, इसका पहला याद रखना हेडक्वार्टर था इसका जकार्ता में, बट इसका पहला जो होता है सम्मेलन वो होता है बेलग्रेड में। ई है ये बेलग्रेड, बेलग्रेड जो आपका कहाँ पर पड़ता है? सर्बिया में। और सर्बिया के बहुत बड़े प्लेयर हैं जिनको कहते हैं नोवाक जोकोविच। सर्बिया, ठीक है, सारे पॉइंट याद रखने। आगे बात करते हैं, हमारा है सार्क, बात कर चुके हैं 1985 में स्टैब्लिशमेंट होती है और काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है, बहुत सिंपल पॉइंट है। फिर है अरब लीग, इसका है कायरो। कायरो कहाँ पर है? इजिप्ट, कायरो। इसको वैसे हिंदी में लिखते हैं कायरा, आप जैसे भी याद रख सकते हैं कर लीजिएगा। इसका हेडक्वार्टर है इजिप्ट में, अरब लीग का, तो बस याद रखना, ज़्यादा इसमें कहानी बताने वाली है नहीं। फिर है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है आपकी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है आपका बर्लिन में, तो याद रखिएगा, कई बार पूछा आता है कहाँ पर है, बर्लिन में इसका हेडक्वार्टर है। फिर बात करते हैं आईसीसी, आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दुबई में, तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कहाँ पर है, दुबई में। 1909 में इसकी स्थापना होती है। मैंने बोला जैसे 1909 में हो रहा था 1904 भी रख लीजिएगा, फीफा, दोनों को याद रखने का आसान पॉइंट है। तो ये हो गए हमारे कंप्लीट, जो हमने आपको इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बताए थे जिनके हेडक्वार्टर और आपको इस्टेब्लिशमेंट ईयर भी याद रखने हैं। और बहुत एग्जाम्स में आ रहे हैं, उनमें से मैं इतनी उम्मीद करता हूँ कि कोई आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा। अभी मैं रिसेंट के स्विजल 2022 के पेपर का वेट कर रहा हूँ। जैसे कुछ पेपर आएंगे, अगर नए क्वेश्चन मुझे देखने को मिलेंगे तो मैं उसको एक लेक्चराइज करके इसमें कंपाइल करके दे दूंगा, जो आप उसको एक बार देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अपकमिंग एग्जामिनेशन बहुत सारे आपके CHSL है, MTS है, फिर 2000 अगर हम बात करेंगे मेंस आ जाएगा सीजल का जीके के लिए, सब चीज़ यहाँ पर आपको कंपाइल करके देते रहेंगे। बाकी मैं एक आपको अनाउंस कर दूँ, अब मैं जल्दी ही आपके लिए हिस्ट्री का भी एक कोर्स लेके आने वाला हूँ। ये मोस्टली मैंने आपको बहुत कंटेंट करा दिए हैं, लगातार चल ही रहे, साथ ही साथ उसको भी साथ में लेके चलेंगे जो पैरेलल ही आपका हो जाए, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि हमारे एग्जाम CHSL आने वाला है, उसकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से अब हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसके भी कोर्स ले आइए। तो जल्दी मैं उस पर वर्क करने वाला हूँ और आपको यहीं पर मिलेगा वो कंटेंट। बस नोट्स बनाते रहिएगा, इससे फालतू आप ज़्यादा नहीं देखेंगे जितना मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि कंटेंट इस तरीके से दे रखा कि आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आज का ख़त्म टॉपिक। इसके बाद हम अगले टॉपिक को देखेंगे, तो आज इसको यहाँ पे एंड करते हैं।